नमस्कार। अगर आप किसी भी सरकारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये चर्चा खास तौर पर आपके लिए ही है। आज हम ब्रिटिश भारत के उन जरूरी कानूनों पर बात करेंगे जिनसे जुड़े सवाल एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे वो एनटीपीसी हो, एसएससी, यूपीएससी या फिर रेलवे की परीक्षाएं। हम सब जानते हैं कि इनमें कंपटीशन कितना तगड़ा होता है और इसमें आगे निकलने के लिए सही जानकारी और सही स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। और इन्हीं एग्जाम्स में एक बहुत ही खास टॉपिक है ब्रिटिश भारत के अधिनियम। इन्हें ठीक से समझना आपको हजारों लोगों से आगे ले जा सकता है, क्योंकि इनसे जुड़े सवाल ही वो कीमती नंबर दिलाते हैं जो आखिर में आपकी रैंक तय करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कंपनी के दौर से, फिर देखेंगे कि कैसे सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गई, भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलना कैसे शुरू हुआ, और फिर बात करेंगे 1935 के उस एक्ट की जिसे हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, कंपनी का युग। ये वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, भारत पर राज कर रही थी और ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे उस पर अपना शिकंजा कस रही थी। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ना, ये पहले 80 सालों की कहानी बताती है। इसकी शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई और ये सिलसिला 1853 के सिविल सेवा सुधारों तक चला, जिसमें ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल लगातार बढ़ता ही गया। तो सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये आप समझिए कि भारत में ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल का पहला ऑफिशियल कदम था। इसी एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया। ये तीनों पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। इसके बाद 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। ये बहुत खास है क्योंकि इसने कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल कामों को अलग अलग कर दिया। लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिससे भारत में कंपनी के राजनीतिक मामलों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा कंट्रोल और भी ज्यादा बढ़ गया। अब आया 1833 का चार्टर एक्ट। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, इसे ध्यान से समझिएगा। जो पद पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इसी एक्ट ने कंपनी की ट्रेडिंग एक्टिविटीज को पूरी तरह खत्म कर दिया। और फिर आया 1853 का चार्टर एक्ट, जिसके वजह से आप कह सकते हैं आज की सिविल सेवा प्रणाली की नींव पड़ी। पहली बार इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई। मतलब अब कोई भी अपनी काबिलियत के दम पर इस सेवा में आ सकता था। अभी तक तो सब कुछ कंपनी के हाथ में था, जिस पर ब्रिटिश सरकार की नजर थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। सब कुछ बदल गया। और वो घटना थी 1857 का भारतीय विद्रोह। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इस विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी और भारत में पावर के सबसे बड़े ट्रांसफर की वजह बना। इस एक विद्रोह का सीधा असर ये हुआ कि सत्ता का पूरा ट्रांसफर हो गया। जो शासन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, वो अब सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया। और इस बदलाव को कानूनी शक्ल दी गई 1858 के भारत सरकार अधिनियम से। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का राज पूरी तरह खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश कैबिनेट में एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और भारत के गवर्नर जनरल को अब वॉइसरॉय कहा जाने लगा। अब देखिए, 1857 के बाद अंग्रेजों को एक बात तो समझ आ गई थी कि भारतीयों को प्रशासन से बिल्कुल बाहर रखना खतरनाक हो सकता है। यहीं से शासन में भारतीयों को शामिल करने के लिए कुछ बहुत ही धीरे धीरे और सीमित कदम उठाने की शुरुआत हुई। तो यहीं से शुरुआत हुई भारतीय परिषद अधिनियमों की। 1861 के एक्ट ने पहली बार भारतीयों को वाइसरॉय की काउंसिल में शामिल होने का मौका दिया। फिर 1892 का एक्ट आया, जिसने काउंसिल में मेंबर्स की संख्या बढ़ाई और सबसे जरूरी बात, भारतीयों को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार दिया। अब 1909 के जो मार्ले मिंटो सुधार थे, उन्होंने एक बहुत ही विवादास्पद चीज शुरू की। वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचन क्षेत्र। इसका सीधा सा मतलब था कि कुछ सीटें सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए रिजर्व होंगी और उन्हें वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही दे सकेंगे। फिर आया 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसने प्रांतों में एक नया सिस्टम लागू किया जिसे द्वैव शासन या डायरकी कहते हैं। इसमें प्रांतीय सब्जेक्ट्स को दो लिस्ट में बांट दिया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड।
कम जरूरी सब्जेक्ट्स जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य भारतीय मंत्रियों को दिए गए, जबकि पैसे और पुलिस जैसे जरूरी मामले गवर्नर के पास ही रहे। और अब हम पहुंचते हैं ब्रिटिश दौर के सबसे बड़े, सबसे अहम कानून पर। एक ऐसा एक्ट जिसने आने वाले भारत की पूरी रूपरेखा तैयार कर दी थी। ये साल था 1935 और एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलनों के बाद बनाया गया था और इसे ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा संवैधानिक प्रयास माना जाता था। इस एक्ट की 3 बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। पहली, इसने प्रांतों में द्वैत शासन खत्म करके उन्हें प्रांतीय स्वायत्ता दी। दूसरी, इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव रखा। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये हमारे आज के संविधान का आधार बना। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 वो नींव थी जिस पर भारत का संविधान बनाया गया था। हमारे संविधान का जो ढांचा है, फेडरल सिस्टम, गवर्नर का पद, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बहुत सारी चीजें सीधे इसी एक्ट से ले गई हैं। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये टेबल आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है, जिससे सारे जरूरी फैक्ट्स एक ही जगह मिल जाएं। ये वो सबसे जरूरी कीवर्ड्स हैं जिन्हें आपको हर एक्ट के साथ जोड़कर याद रखना है, जैसे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स और सुप्रीम कोर्ट, 1909 मतलब मार्लिमेंटो और पृथक निर्वाचन। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इसे बाद में आसानी से दोहरा सकें। तो चलिए, जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है, इन सभी एक्ट्स में से किसका असर आज के भारत पर सबसे ज्यादा और सबसे गहरा पड़ा है? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सोचिए कि कैसे इतिहास के ये पन्ने आज भी हमारे देश को आकार दे रहे हैं।